गुजरे दौर की धुंधली तस्वीरों को देखने पर एक गांव दिखाई देता है जहां पर घर गली में बुझी रोशनियां हैं, गरीबी है, विभाजन है और आवाजहीनता का सन्नाटा है। लेकिन उसी अंधेरे में एक रोशनी ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ बिहार को रोशन किया बल्कि पूरे भारत को अंधेरे और पिछड़ेपन से बाहर निकाला। उस रोशनी का नाम था कर्पूरी ठाकुर। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से गांव पितौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, वहीं उनका जन्म हुआ था। एक आम गरीब परिवार में पले बढ़े कर्पूरी पर इतिहास की दो धाराओं का असर था। एक और परंपराओं की जंजीरें और दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा और आजादी की लहर। बचपन से ही उनके भीतर ये जिज्ञासा थी कि बड़े होकर वे गरीबों के लिए कुछ करेंगे, उन्हें सबसे ऊपर खड़ा करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उभरता है कि आखिर बिहार में जिस हजाम समाज की आबादी 2% के आसपास है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा उनके निधन के इतने साल भी बाद क्यों मचती है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC के बड़े नेता की बना दी गई थी। छोटी छोटी आबादी वाले विभिन्न जातियों के समूह EBC में 100 से ज्यादा जातियां शामिल है। इसमें भले अकेले कोई जाति चुनावी गणित के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन सामूहिक तौर पर ये 1/3 से ज्यादा का वोट बैंक बनाती है। दरअसल मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीतिक में वहां तक पहुंचे जहां उनके जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए पहुंचना लगभग असंभव था। वो बिहार की राजनीतिक में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता बने रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। उनके बारे में खास बात यह भी है कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1952 में पहली बार जीतते ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ना कोई चाबी मांगी, ना कोई शोर मचाया, क्योंकि उनके पास भरोसा था, घमंड नहीं। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी में फिल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन के पास हुए कहकर उड़ाया जाता है। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल की फीस को माफ करने का भी काम उन्होंने ही किया था। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर पाए, ये भी सुनिश्चित किया। आज की तारीख में भले ये मामूली कदम दिखता हो, लेकिन संदेशात्मक राजनीतिक में इसके मायने बहुत ज्यादा थे। बिहार के पूर्व MLC प्रेम कुमार मणि कहते हैं, उस दौर में समाज में उन्हें कई अंतरजातीय विवाह की खबर मिलती है जो उसमें वो पहुंच जाते थे। वो समाज में एक तरह का बदलाव चाहते थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़े को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने बनाई थी। एक बार गांव में कुछ दबंगों ने उनके पिता को अपमानित किया। अफसर भेजे गए तो उन्होंने रोक दिया, कहा कि बदले की नहीं, न्याय की जरूरत है। यही उनका सिद्धांत था। उन्होंने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को चिट्ठी लिखी जिसमें साफ लिखा कि लोभ मत करना और नफरत की राजनीतिक मत करना। ये एक पिता की सीख नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन का पाठ था। 1977 में जब उन्होंने आरक्षण लागू किया तो विरोध के तूफान उठे, लेकिन उन्होंने कहा कि भूखे और पिछड़े को प्राथमिकता मिलेगी। गठबंधन टूटा पर नीति नहीं बदली। उस दौर में उन्होंने एक ही दिन में 9000 इंजीनियर और डॉक्टरों को नौकरी दी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये गरीबों की जिंदगी बदलने वाली क्रांति थी। उन्होंने सरकारी भाषा को आम भाषा बनाया, हिंदी को सरकारी कामकाज की जुबान बना दिया। समान वेतन आयोग लागू किया जिससे प्रशासन में बराबरी आई। उनके जीवन में इतनी सादगी थी कि उनके निधन के बाद परिवार को 1 इंच जमीन तक नहीं मिली। लोगों ने कहा कि उन्होंने जमीन नहीं सिद्धांत कमाए। देवीलाल जैसे नेता कहते थे कि अगर कर्पूरी जी 10 रुपए मांगते तो हम 100 दे देते, लेकिन उन्होंने कभी मांगा ही नहीं।
जब जननायक 1992 में विधायक बन गए थे, तब एक प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट ही नहीं था, एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहां से युगोस्लाविया भी गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें कोट भेंट किया। लोग उन्हें स्वार्थी गठबंधनकर्ता कहते थे, लेकिन सच यही है कि उन्होंने कभी न्याय से समझौता नहीं किया। ये सत्ता बदल सकते हैं पर विचार नहीं। उनकी राजनीति न लेन देन की थी, न अपनों को फायदा पहुंचाने की, बल्कि मानवाधिकार की थी। 17 फरवरी 1988 को दिल की बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन उनका आदर्श आज भी जिंदा है। आज 24 जनवरी को बिहार की धरती थिरकती है तो वह सिर्फ एक नेता की जयंती नहीं, वो उस मशाल की याद होती है जिसने जाति के खांचों को तोड़कर विकास की राह बनाई। आज सवाल उठता है कि क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए था? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने जो सेवा, सादगी और सिद्धांत दिए वो भारत रत्न से कहीं ऊपर है। कर्पूरी ठाकुर एक साधारण आदमी जो असाधारण बन गया, एक गरीब का बेटा जो बन गया जनता का नायक। उनकी विरासत हमें आज भी यही सिखाती है कि नेता वह नहीं जो सोने का मुकुट पहनता है, नेता वह है जो मुसलमान गांव के बालक को भी अपना बच्चा समझता है। और यही है कर्पूरी ठाकुर की कहानी, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझी नहीं और शायद ना कभी बुझेगी। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।